तो साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल नर्सिंग एकेडमी में। साथियों, मैं आज से आपके नर्सिंग फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कराने का एक प्रयास करने जा रहा हूं, जिसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इसमें ज़रूर सफल होऊंगा। और आज इसी प्रण के साथ मैं आपके लिए साइकोलॉजी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी लेकर आया हूं, जो कि कहाँ तक समाप्त होता है आज हम करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें, और ताकि उन्हें भी इस विद्या का लाभ मिल पाए। तो आज हम अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में पूरा चैप्टर पढ़ने की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ ही से एक सवाल है जो बार बार रिपीटेड है या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो उनमें सबसे पहला क्वेश्चन रहता है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की डेफिनेशन हर बच्चे को 2 डेफिनेशन तो मिनिमम याद होनी ही चाहिए। उसके साथ इसके नेचर, इसकी ब्रांच, इसके स्कोप और साइकोलॉजी के मेथड और रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, ये आना ज़रूरी है। बाकी हम थोरोली चैप्टर की पूरी स्टडी करेंगे। देखिए बच्चों, साइकोलॉजी जो है वो एक ब्रांच है। आप कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो फिलोसॉफी जो पहले सब्जेक्ट चलता था उसका क्या है, ब्रांच है, या आप कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग है। ऑफस्प्रिंग मतलब फिलोसॉफी से डेवलप हुई है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी खुद 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई है, और जिनका शब्द ग्रीक वर्ड में साइकिक और लोगोस है। साइकिक का अर्थ है सोल, स्पिरिट, यानी जो सोल है, आत्मा है, उसे क्या बताया गया है, साइकिक। और लोगोस का मतलब है स्टडी, या आप कह सकते हैं नॉलेज। तो इसका जो पूरा अर्थ निकल रहा है वो निकल रहा है स्टडी ऑफ सोल, यानी आत्मा की स्टडी। पर हम जानते हैं कि आत्मा की कोई स्टडी पॉसिबल है क्या? क्या आत्मा को स्टडी किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। इसी वजह से द वर्ड सोल वॉज यूज्ड वेगली एंड देयर वर मेनी इंटरप्टेशन दैट कुड बी गिवन टू इट। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि सोल यानी आत्मा की स्टडी पॉसिबल नहीं है, तो इसको रिजेक्ट किया गया विलियम जेम्स द्वारा, और उसने साइकोलॉजी को डिफाइन किया टर्म माइंड से, रिप्लेस कर दिया सोल से। यानी सोल्स को हटाकर उसने कहा साइकोलॉजी माइंड की स्टडी है। सोल की स्टडी तो कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। आत्मा की स्टडी कर सकता है क्या कोई? नहीं कर सकता। तो इसीलिए उसने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो माइंड की स्टडी है, दिमाग की स्टडी है। जैसे जैसे साल बीतते गए इसकी ये साइकोलॉजी भी चेंज हुई, और लोगों ने इसको भी नकारना शुरू कर दिया कि माइंड की स्टडी कैसे पॉसिबल है, जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसकी स्टडी कैसे पॉसिबल है। तो उसके बाद इस मीनिंग को भी लोगों ने मानने से मना कर दिया, सेइंग व्हाट इट डिडंट मीन दैट हैड टू स्टडी द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजी मेड सम साइंटिस्ट लाइक विलियम वुंडिट ऑफ जर्मनी डिफाइन साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके बाद जर्मनी के एक साइंटिस्ट विलियम वुंडिट आए, उन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया एज ए स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो हमारे कॉन्शियसनेस की स्टडी है, यानी जो हमारे कॉन्शियसनेस यानी जो हमारी चेतन अवस्था है उसकी अगर हम स्टडी करें तो उसे हम साइकोलॉजी कह सकते हैं। However, this was also disregarded in course of time, and the current definition of psychology as the systematic study of human and animal behavior came to be accepted. लेकिन समय बीत जाने के बाद लोगों ने इसको भी मानने से इनकार कर दिया, और आज जो डेफिनेशन हमारे चलन में है, जो आज हम पढ़ते हैं, वो ये है कि साइकोलॉजी जो है ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर की सिस्टमेटिक स्टडी है। जब ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को सिस्टमेटिक रूप से स्टडी की जाए उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। हालांकि ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन साइकोलॉजी की जो है वो आगे कई साइंटिस्टों ने दी है, वही हमें एग्जाम में लिखनी है। लेकिन हम अगर हमें एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो हमें ये लिखना है, और इसके साथ साथ एक ये चार्ट बनाना है। इसमें ये आप लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ सोल जो है वो ग्रीक फिलोसॉफी में दी गई थी। विलियम जेम्स ने बताया स्टडी ऑफ माइंड, विलियम वुंडिट ने एक्सपीरियंस और कॉन्शियसनेस के बारे में बताया, और B.F. स्किनर ने स्टडी ऑफ बिहेवियर। हाँ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टडी ऑफ बिहेवियर है ये B.F. स्किनर ने दिया है।
अब बिहेवियर का अर्थ क्या है? मैं आपको सिंपली बता दूं कि बिहेवियर जो है वो हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उसे हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? बिहेवियर कहते हैं। और ये जो एक्टिविटीज़ है वो मेनली तीन मतलब फॉर्म्स में हम स्टडी करते हैं, जिनको तीन टर्म्स में हम डिवाइड करते हैं, और वो है कोग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, मोटर से ही पता चल रहा है कुछ वर्किंग रिलेटेड होगा। मोटर क्या करती है? मोटर न्यूरॉन्स होती है ना, सेंसरी और मोटर। मोटर का काम क्या होता है? एक्टिविटी प्रोवाइड करना। तो एक्टिविटी लाइक वॉकिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, डांसिंग हो गई। कोग्निटिव एक्टिविटी, कोग्निटिव एक्टिविटी का अर्थ क्या हो गया? यानी जो भी माइंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जैसे थिंकिंग हो गई, रीजनिंग हो गई, इमेजिनिंग हो गई, वगैरह वगैरह हो गया, जो माइंड से एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या है? कोग्निटिव। अफेक्टिव क्या है? फीलिंग, हैप्पी, सैड, यानी जो भी आपके बॉडी पे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? अफेक्टिव एक्टिविटीज़। फीलिंग, आप हैप्पी फील कर रहे हो या सैड हो, एंग्री हो, या फिर जो भी इमोशंस है आपके, वो क्या अफेक्टिव है। तो ये क्या है? बिहेवियर तीन टर्म से मिलकर बना हुआ है, कोग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। सबसे पहले क्या होगा? हम सोचेंगे, कोग्निटिव। उसके बाद अफेक्टिव, फीलिंग दिखाएंगे अपनी। फिर क्या करेंगे? एक्शन लेंगे, यानी कॉग्निटिव एक्टिविटी करेंगे। बिहेवियर नॉट ओनली कॉन्शियस एंड एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। मतलब बिहेवियर जरूरी नहीं है कि पूर्ण रूप से कॉन्शियस है आदमी तभी उसका बिहेवियर देखा जा सकता है। बिहेवियर अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस, जिसे आप कह सकते हैं कि जो पूर्ण चेतना अवस्था या फिर एकदम मतलब अनकॉन्शियस भी ना हो और सबकॉन्शियस, इनके बीच की जो स्थिति है उसे भी हम क्या कह सकते हैं? उससे भी बिहेवियर की स्टडी की जा सकती है। बिहेवियर रेफर्स टू द एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर इट्स लाइफ टाइम। यानी अगर हम इसका निचोड़ निकाल कर बात करें तो जो बिहेवियर है वो किसी भी लिविंग पर्सन की थ्रू आउट द लाइफ में जो वो एक्टिविटीज़ करता है उसकी स्टडी को ही क्या कहते हैं? बिहेवियर कहते हैं। अब साइकोलॉजी की डेफिनेशन जैसे कि हमने कहा था यहाँ पर साइंटिस्टों ने दे रखी है, तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हमें याद करनी चाहिए वो है साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इतना पढ़ा है ये तो हम समझ ही पाए कि साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर की क्या है? साइंस है, स्टडी है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। वाल्टर बोवर पिल्सर्वी ने इसकी डेफिनेशन दी थी 1911 में। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। यानी विलियम मैकडॉल ने कहा है कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है ऑफ द बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर। यानी आप किसी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करो और उसे कंट्रोल करो, तो ऐसी साइंस को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैकडॉल ने दी थी 1949 में। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आगे और भी डेफिनेशन दे रखी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, हालांकि ये कोई नहीं पूछता है, लेकिन जानने के लिए देख लेते हैं कि आज से 100 साल पहले साइकोलॉजी भी जो है वो फिलोसॉफी में आती थी, फिलोसॉफी में स्टडी करते थे। लेकिन अराउंड 100 साल पहले इसको क्या किया गया? उससे अलग कर दिया गया फिलोसॉफी से, और एक नई ब्रांच बना दी गई इज साइकोलॉजी। द सक्सेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इन द फिजिकल साइंस एनकरेजेस सम फिलोसोफर टू थिंक दैट द माइंड एंड बिहेवियर कुड बी स्टडीड विद इन द साइंटिफिक मेथड। जैसा हमने पहले देखा कि विलियम जेम्स ने कहा था कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, बट लोगों ने इसको मानने से मना कर दिया कि जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, जिसको मेजर नहीं कर सकते, उसे हम कैसे उसकी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे साइंटिस्टों ने फिजिकल साइंस जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इनमें देखा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड से इनकी सक्सेस देखी कि किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिजिक्स में, इनकी सफलताओं को देखकर साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने सोचा क्यों ना हम इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके माइंड और बिहेवियर की स्टडी करें। उन्होंने सोचा, तो इसके बाद 1879 में द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लेब्जीन बाय द जर्मन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट विलियम वुंडित। विलियम वुंडित मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो थी साइकोलॉजी को लेकर वो जर्मनी की लेब्जीन में, यूनिवर्सिटी ऑफ लेब्जीन जो है वो डेवलप की थी 1832 से 1920। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो वुंडित वॉज द फर्स्ट टू मेजर द ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेटली एंड इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले साइकोलॉजी को मेजर करने का, ह्यूमन बिहेवियर को मेजर करने का, एक्यूरेटली मेजर करने का काम विलियम वुंडित ने किया है, और इसी वजह से हम फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं? विलियम वुंडित को। मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं? मॉडर्न फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसने दिया था? साइको एनालिसिस जिसने दिया था उसी ने क्या किया है?
ये जो अपने है जिसे हम कहते हैं सिगमंड फ्रूड, वो उसे क्या कहते हैं मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद वो मेजर लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी आर लिस्टेड इन टेबल 1.1। कोई नहीं पूछता है, लेकिन देख सकते हैं कि जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं साइकोलॉजी में वो 1.1 टेबल में दे रखी है। इसके बाद अगर हम बात करें स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी स्कूल में हम बात करें तो विलियम जेम्स, विलियम मुंडित और अदर साइकोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने मिलकर 20th सेंचुरी में क्या कहते जो थी वो सबसे पहले साइकोलॉजी की स्कूल डेवलप की थी। और वो कहाँ की थी? जर्मनी में की थी। ये कोई नहीं पूछने वाला। इन स्कूलों में क्या कहता था, जो स्कूल्स की जो साइकोलॉजी थी, साइकोलॉजी में सिर्फ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में स्टडी की गई थी। और अगर हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें, दिस इज अर्ली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ग्रू अप अराउंड द आइडियाज ऑफ विलियम वुंडिट इन जर्मनी एंड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय वन ऑफ द विलियम वुंडिट स्टूडेंट एडवर्ड बी टिचनर। यानी ये जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो विलियम वुंडिट के जो आइडियाज है उन पर बेस्ड थी, और जो कि जर्मनी में एस्टेब्लिश थी। विलियम वुंडिट का एक स्टूडेंट एडवर्ड बी टिचनर ने इसकी मतलब स्थापना की, इसका डेवलपमेंट किया। द गोल ऑफ द स्ट्रक्चरलिस्ट वाज टू फाइंड आउट द यूनिट और एलिमेंट विच मेकअप माइंड। इसका जो गोल था स्ट्रक्चरलिज्म का वो ये था कि उस एलिमेंट का फाइंड करना, उस यूनिट को फाइंड आउट करना जो क्या करे, जो मिलकर माइंड का डेवलपमेंट करे। ऐसी यूनिट जिसको फाइंड आउट करना जो कि माइंड का डेवलप करे, विच मेकअप्स द माइंड। द मेन इसका बात करें तो द मेन मेथड यूज टू डिस्कवर दीज एलिमेंट्री यूनिट्स ऑफ द माइंड वाज इंट्रोस्पेक्शन। यानी हम इसका जो मेन मेथड था यूज करने का, जिससे एलिमेंट का फाइंड आउट किया जा सके माइंड का, यानी तो उसका जो मेथड यूज किया गया था वो था इंट्रोस्पेक्शन मेथड, यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड पर इसमें जोर दिया गया है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज फाउंड इन जर्मनी अराउंड 1912 बाय मैक्स वर्थिमर। सबसे पहले जो इसका फाउंडेशन था, जो इसका पता लगाया गया था, वो मैक्स वर्थिमर ने 1912 में पता किया गया था। और एंड हिज कलीग्स, मैक्स वर्थिमर और इसके कलीग्स ने मिलकर यह काम किया। दीज साइकोलॉजिस्ट फेल्ट द स्ट्रक्चरलिस्ट वर रॉन्ग इन थिंकिंग द माइंड एज बीइंग मेड अप ऑफ एलिमेंट। इन स्ट्रक्चरलिस्ट ने सोचा कि जो स्ट्रक्चरली मतलब इन्होंने सोचा कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी दी, वो गलत थे। उनका कहना है, इनका क्या मानना है कि जो माइंड है वो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ नहीं है, एलिमेंट से मिलकर बना हुआ नहीं है। ये आर्ग्यूड दैट द माइंड कुड बी थॉट ऑफ अ रिजल्ट फ्रॉम द होल पैटर्न ऑफ सेंसरी एक्टिविटी एंड द रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन दिस पैटर्न। इन्होंने इस बात पर बहस की कि जो माइंड है, जो हमारा माइंड है, वो या तो सेंसरी एक्टिविटीज़ या फिर आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग विद इन दिस पैटर्न, यानी सेंसरी एक्टिविटीज़ का रिलेशन हमारे माइंड से जो है उसे हम क्या कह सकते हैं, माइंड कह सकते हैं। तो इसके बाद फंक्शनलिज्म एक थ्योरी है। तो उसमें क्या कहा गया है, इसमें जनरली कुछ नहीं है, बस कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे जॉन डेवी, जेम्स आर एंगल और हार्वेकर जो थे, इन्होंने साइकोलॉजी शुड बी वॉट माइंड एंड बिहेवियर डू। इन्होंने कहा कि जो माइंड और हमारा बिहेवियर कर सकता है उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनलिस्ट थ्योरी कहेंगे। द फंक्शनलिस्ट्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन द वे इन विच लर्निंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मोटिवेशन हेल्प पीपल एंड एनिमल अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। इन्होंने बताया है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं जिनसे इन्होंने पता लगाया कि लर्निंग हो गई, मेमोरी हो गई या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग और मोटिवेशन जो है ये मदद करते हैं एक एनिमल को अडेप्ट करने में उसके इन्वायरमेंट के अनुसार। यानी एक इन्वायरमेंट के अनुसार किस प्रकार एक प्राणी अपने आप को ढाल ले, उसको उस इन्वायरमेंट में ढलाने के लिए लर्निंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मोटिवेशन जो है वो मदद करते हैं। ये फंक्शनलिस्ट में कहा गया है। बिहेवियरिज्म क्या है, तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ओरिजिनेटेड विद द जॉन बी वॉटसन। He insisted that the psychology should be restricted to the study of the activities of the people and animal, their behavior। इन्होंने कहा है कि साइकोलॉजी जो है उसको एक जगह तक ही सीमित रखना चाहिए, और वह जगह जो है वो एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड एनिमल एंड देयर बिहेवियर, यानी लोग और जानवर, जो मतलब इंसानों और जानवरों की एक्टिविटीज को स्टडी करके उनके बिहेवियर का पता लगाने तक ही इसको सीमित रखना चाहिए। ये बिहेवियरिज्म में उन साइंटिस्टों ने, जेन बी वॉटसन ने वगैरह ने कहा है। अब साइको एनालिसिस, ये सिगमंड फ्रूड ने दिए। ही डेवलप्ड अ थ्योरी एंड बिहेवियर एंड माइंड विच सेड दैट मच ऑफ व्हाट वी डू थिंक रिजल्ट फ्रॉम अर्जेस एंड ड्राइव्स। इसने कहा है कि हम जो भी करते हैं या जो भी हम करने की करते हैं या फिर जो भी हम हमारे द्वारा डेली एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो एक रिजल्ट है हमारी इच्छाओं का और हमारी अर्ज यानी हमारी इच्छाओं का, और ड्राइव्स यानी जो हम चाहते हैं उसका, विच सीक्स एक्सप्रेशन इन बिहेवियर एंड थॉट्स।
जो कि हमारे बिहेवियर में दिखता है, हमारी थॉट्स में दिखता है, ठीक है। तो कब दिखेगा? जो हम चीज़ चाहेंगे उसे हम करेंगे और वो हमारे बिहेवियर और थॉट्स में दिखेगा। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस थॉट्स, यानी इसने ड्राइव्स विच शोज अप इन द बिहेवियर एंड थॉट्स। यानी इसने कहा है कि वो इस मेमोरी या वो एक्सप्रेशंस जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, वो हमारे बिना अनचाहे मन से बाहर आएंगे और वही हमारा क्या होगा? बिहेवियर होगा। ये मानना है सिगमंड फ्रूड का। द टर्म अनकॉन्शियस मोटिवेशन दस डिस्क्राइब्स द की आइडिया ऑफ साइको एनालिसिस, यानी अनकॉन्शियस मोटिवेशन जो हमने यूज़ किया है वो साइको एनालिसिस का की वर्ड है। तो हम इसे इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं कि जो सिगमंड फ्रूड ने कहा है उसके अनुसार कि जो अनकॉन्शियस माइंड में अनकॉन्शियस मोटिवेशन जो हमारा है, उससे जो हमारे एक्सप्रेशंस निकलते हैं उसे ही हम क्या कह सकते हैं? साइकोलॉजी कह सकते हैं, बिहेवियर कह सकते हैं उस पर्सन का। एक्सेप्ट फॉर द मॉडर्न वर्जन ऑफ द बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस, द ओल्ड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आर नो मोर इन एग्जिस्टेंट। जब से साइको एनालिसिस आया है, सिगमंड फ्रूड आए हैं, इन्होंने पुरानी स्कूलें और दुकानें साइकोलॉजी की बंद कर दी हैं और इन्होंने अब अनकॉन्शियस मोटिवेशन पर जोर दिया है। यानी मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी भी किसे कहते हैं? सिगमंड फ्रूड को कहते हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं? विलियम वुंडिट को कहते हैं। अब जो नेक्स्ट बात है वो है मेजर पर्सपेक्टिव ऑफ द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की आज अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं रहेगा, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें तो अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के नेचर्स की हम बात करें तो द नेचर ऑफ साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक, यानी नेचर की बात करें इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इसका आता है। तो नेचर ऑफ साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक, यानी जो साइकोलॉजी के जो नेचर्स हैं वो साइंटिफिक है, यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पर बेस्ड है, जिन्हें साइंस अप्रूवल देती है इन नेचर्स को। जैसे कि साइकोलॉजी यूज साइंटिफिक मेथड्स, साइकोलॉजी क्या करती है? साइंटिफिक मेथड्स का यूज करती है। इसके ऑलमोस्ट ऑल द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी आर मोर और लेस साइंटिफिक इन देयर नेचर। आउट ऑफ दीज द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज मोर एग्जैक्ट, यानी हम इसमें, मैंने कहा था कि जिस प्रकार से फिजिकल साइंस जिनमें केमिस्ट्री हो गई या फिजिक्स हो गई, इनमें एक्सपेरिमेंट्स में सफलता मिली, तभी साइकोलॉजिस्ट को आइडिया आया कि भाई हम भी इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिसमें बिहेवियर और माइंड की क्या हो? स्टडी हो। तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड उन्होंने यूज किया वो क्या? एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द मॉडर्न साइकोलॉजी वाइडली यूज दिस मेथड इन ऑल इट्स ब्रांचेस। आज जो मॉडर्न साइकोलॉजी जिसमें हम अनकॉन्शियस मोटिव्स की बात करते हैं, जो साइको एनालिसिस में आई है, तो उसके अनुसार हम जो है आज एक्सपेरिमेंटल मेथड को उसकी सभी ब्रांचेस में यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड हर जगह यूज होता है मॉडर्न साइकोलॉजी में। इन एक्सपेरिमेंटल मेथड बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर डिस्टिंग्विश्ड। ये जब हम मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड, इनमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं इसकी स्टडी वहाँ पर करेंगे। वाइल द डिपेंडेंट वेरिएबल आर कंट्रोल्ड, द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको क्या किया जाता है? हेल्ड कांस्टेंट, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी चेंज्ड, और उसको क्या किया जाता है? ऑब्जर्व। ये सब हमें समझ में आएगा जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड को डीपली पढ़ेंगे इन द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। दस इन द एक्सपेरिमेंटल द साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व ए सर्टेन फिनोमिना इन स्ट्रिक्टली कंट्रोल सिचुएशन। जैसे ऑब्जर्वेशनल मेथड होगा, इंट्रोस्पेक्शन मेथड होगा, वैसे एक एक्सपेरिमेंटल मेथड भी आगे हम पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा कि जो देखा जाएगा कि इसमें भी करना क्या है? ऑब्जर्व करना है, लेकिन इसमें जो सिचुएशन होगी जिसमें उस पर्सन को रखा जाएगा वो कंट्रोल्ड होगी, और वो कैसे कंट्रोल्ड होगी, क्या सिचुएशन होगी, वो सब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ेंगे तभी डील करेंगे। तो अभी आपको यही ध्यान रखना है कि जो नेचर है साइकोलॉजी में, उसमें सबसे पहला नेचर है कि साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक। साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक, और साइंटिफिक कैसे है? क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड है, वो आजकल मॉडर्न साइकोलॉजी में हम हर जगह यूज लेते हैं। बस इसी प्रकार से हमें दिखाना है। द साइकोलॉजिकल लेबोरेटरीज आर कंटिन्यूसली डेवलपिंग एंड द न्यू मोर एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग कॉन्स्टेंटली पुट टू सी, यानी अब इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, तो ये सारी की सारी चीजें हम मेथड में डील कर लेंगे। फिनोमेना रिकॉर्ड्स कंपेयर क्लासिफिकेशन एंड डिस्कवर वेरियस प्रिंसिपल्स थ्रू द जनरलाइजेशन, ठीक है। तो यही बता रहा है कि हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनको जनरलाइज, यानी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने के बाद हम इनके रिकॉर्ड्स को, इनके फिनोमेना को एक दूसरे से कंपेयर करके एक नई थ्योरी, एक नया टर्म डेवलप कर सकते हैं, जिस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल मेथड आज सब जगह यूज होता है। फिर है साइकोलॉजी इज फैक्चुअल। अब साइकोलॉजी बिल्कुल फैक्चुअल है, यानी फैक्ट की बातें करेगी, जिनमें बिहेवियर में फैक्ट नजर आएगा उन्हीं की स्टडी करेंगे। फालतू चीज़ों की स्टडी इसमें नहीं होती है। और इसमें दो मेथड्स यूज होते हैं, एक तो ऑब्जर्वेशन और एक एक्सपेरिमेंट मेथड यूज होते हैं। नॉट
बाय वैल्यूज। साइकोलॉजी स्टडीज फैक्ट ऑफ बिहेवियर बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, नॉट बाय वैल्यूज। यानी एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्व करके जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनकी स्टडी करना ही साइकोलॉजी की है, और इनमें किसी प्रकार की कोई वैल्यूज़ की स्टडी नहीं की जाती है। ठीक है, तो साइकोलॉजी इज फैक्चुअल। अब साइकोलॉजी के जो लॉ हैं वो यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में मान्य है या फिर कहीं और जाओगे तो वहाँ पर ये लॉ चेंज हो जाएंगे, नहीं। साइकोलॉजी आप टाइम, प्लेस या पर्सन, कोई भी जगह हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समय हो, वहाँ पर सिमिलर कंडीशन में सिमिलर ही रहेंगे। तो सिमिलर कंडीशन में सिमिलर रहेंगे, जोड़ देना सिमिलर कंडीशंस में। द लॉ ऑफ साइकोलॉजी आर वेरिएबल। ठीक है, साइकोलॉजी के जो लॉज हैं वो क्या है, वेरीफाइबल है, यानी आप इसे वापस चेक कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको बदल सकते हैं। तो बाय वेरिफिकेशन एंड रीवेरिफिकेशन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैव बीन फाउंड टू बी ट्रू एवरीवेयर एंड दे कैन बी वेरीफाइड बाय वन। यानी जो साइकोलॉजी के जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो क्या है, हर जगह सेम है, उसे कहीं भी आप वेरीफाई कर सकते हो, और कोई भी पर्सन साइकोलॉजी के लॉज को वापस अपने हिसाब से वेरीफाई कर सकता है, यानी उन्हें चेंज कर सकता है या फिर अपने हिसाब से उन्हें बदल सकता है। साइकोलॉजी डिस्कवर द कोज अफेक्ट रिलेशनशिप इन ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी की मदद से हम एक व्यक्ति के बिहेवियर का कोज और उसके होने का कारण और उसका अफेक्ट यानी उसका जो परिणाम है उसे हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद cause effect in relationship, for example psychology has discovered why and in what circumstances a child become delinquent or degenerate। यानी हम कोई अगर छोटा बच्चा ग्रोइंग चाइल्ड है तो उसके डेप्रिवेशन यानी वो लाइन से भटक रहा है या फिर अपने वे में चल रहा है, उसके बारे में पता लगाने में भी साइकोलॉजी क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर अपना नेचर देखें तो साइकोलॉजी प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। यानी साइकोलॉजी किस प्रकार से ह्यूमन बिहेवियर की पता लगा सकते हैं साइकोलॉजी से, उसको भी किस में इंक्लूड किया गया है, नेचर को इंक्लूड में किया गया है। बाय डिस्कवरिंग द कोज इफेक्ट रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट्स आर आल्सो एबल टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। यानी कोज और अफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करने के बाद में साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक्चुएट कारण पता लगा सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर का, पर्टिकुलर एक कारण एक बिहेवियर का होने का पता लगा सकते हैं। इन मॉडर्न प्रोग्रेसिव कंट्रीज अपॉइंटमेंट टू द वेरियस गवर्नमेंट पोस्ट्स आर बीइंग मेड बेस्ड ऑन द प्रेडिक्शन कमिंग आउट ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। जिस प्रकार से हमने कई बार देखा होगा कि कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने के लिए साइकोलॉजी यूज़ लेती है, वो कैमरे के अंदर एक स्टाफ को बिठा देती है और उनके हर एक्टिविटीज़, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है, और इनमें उनके होने का कारण और उसके आगे उनकी कंपनी पर उस बिहेवियर को लेकर जो अफेक्ट आएगा उसको वो स्टडी करके ही उस पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मतलब अपने उधर रखती है कंपनी, या अगर उनके बिहेवियर उनके अनुसार एक्यूरेट ना हो तो उसे निकाल दिया जाता है। फ्रॉम द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स इट कैन बी डिड्यूस्ड दैट नेचर ऑफ साइकोलॉजी इज साइंटिफिक। और इन सभी साइकोलॉजीज के नेचर को स्टडी करके हम एक परिणाम निकाल सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक है। जिस प्रकार से केमिस्ट्री, फिजिक्स जो फिजिकल साइंसेज है, उसी प्रकार से साइकोलॉजी भी क्या है, साइंटिफिक है। और ये इसका सबसे बड़ा क्या है, एक मतलब इसकी एक अच्छी बात है कि साइकोलॉजी भी एक साइंटिफिक स्टडी है। अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में मेनली अगर हम इसमें बात करें तो इसके खूब सारे स्कोप्स हैं। साइकोलॉजी के स्कोप्स को स्टडी करना मुश्किल है, ठीक है। और वैसे हम अगर इसमें बात करें तो इसमें किया जाता है स्कोप में, तो द स्कोप ऑफ सब्जेक्ट कैन यूजुअली बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग टू हेडिंग्स। साइकोलॉजी के स्कोप्स को स्टडी दो हेडिंग्स में हम करते हैं मेनली, और जिनमें लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन। यानी साइकोलॉजी के जो ऑपरेशंस है और इनके एप्लीकेशन, जिनकी लिमिट्स कहाँ तक है, कहाँ तक ये वैलिड है, ठीक है। दूसरा ब्रांचेस, टॉपिक, सब्जेक्ट्स, मैटर विथ विच इट डील्स। अब साइकोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं, टॉपिक्स, किन किन टॉपिक्स पर बात करते हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या रहता है, इन सब की हम इसमें क्या करते हैं, डील करते हैं स्कोप के अंदर। तो ये हमारी दो क्या है, हेडिंग है, जिनके बाहर हम नहीं जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें द फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट इज टू वास्ट। मैंने कहा था साइकोलॉजी के स्कोप को स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो फील्ड है, उसका जो दायरा है वो बहुत ही बड़ा है, टू वास्ट। तो इट स्टडीज डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइकोलॉजी बिल्कुल बिहेवियर की स्टडी करती है, ये किसका स्कोप है। और इट डिस्क्राइब्स ऑल द टाइप ऑफ लाइफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस वेदर कोग्निटिव क्वानिटिव। मैंने कहा था कि जो साइकोलॉजी है उसमें बिहेवियर है वो तीन टर्म से मिलकर बना हुआ है। आप कोग्निटिव और अफेक्टिव, इनमें से किसी की भी स्टडी करके इसमें भी इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट, इम्प्लीसिट यानी
एक तो जो पर्सन के अंदर से भावनाएं निकल रही है, और दूसरा जो उसके नेचर के अनुसार, नेचर की इन्वायरमेंट के वजह से उसका बिहेवियर डेवलप हुआ है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ये आगे डिटेल में आएंगे। और इसके बात करें कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इन सभी को मिलाकर जो व्यक्ति का बिहेवियर से शो हो रहा है उसकी भी हम स्टडी करते हैं। इट स्टडीज नॉट ओनली द ह्यूमन एनिमल बट बिहेवियर बट ऑल्सो द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, लैंग्वेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें सिर्फ बिहेवियर की स्टडी नहीं की जा सकती है, बल्कि इसके साथ साथ उस व्यक्ति की लैंग्वेज, उसके एक्सपीरियंस और अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के और कितने कितने फॉर्म्स यूज्ड होते हैं उनकी भी स्टडी की जाती है। Psychologists are interested in the individual differences which can either be genetically determined by occurring as a result of learning। यानी हम पता लगाते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जेनेटिकली अलग है, डिफरेंट है, और ये हम कैसे पता लगा सकते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग। यानी जो हमने सीखा है या जो हमें लर्निंग के रिजल्ट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफिनेटली अलग कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस प्रकार एक पर्सन जेनेटिकली एक दूसरे से अलग है। उनके कम्युनिकेशंस की वेज को, लैंग्वेज के कम्युनिकेशन के वेज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें द स्टडी हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इंटरेक्ट एंड बिहेव एज ए मेंबर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप्स, यानी किस प्रकार से एक व्यक्ति और एक सोसाइटी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ अपने बिहेवियर को बदलाव करते हैं। यानी एक पर्सन जब अकेला रहेगा तब उसका बिहेवियर अलग रहेगा, और जब वो सोसाइटी या एक कम्युनिटी में शामिल हो जाएगा, 10-20 लोगों के साथ आ जाएगा, तब उसका बिहेवियर क्या होगा, अलग रहेगा। ऐसा क्यों होता है, इसके भी स्टडी करते हैं। इट इज द एप्लीकेबल टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स। अब ये सभी लिविंग क्रिएचर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, एज, सेक्स, यानी इनमें से किसी को भी, चाहे वो कोई भी स्पीसीज का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी एज, सेक्स, या उसकी कोई भी मेंटल और फिजिकल स्टेट हो, हम उसे क्या करते हैं, साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। वो लिविंग क्रिएचर है, बिल्कुल है, तो फिर उसकी हम साइकोलॉजी में स्टडी करेंगे। या फिर उसकी कोई भी ऑक्यूपेशन हो, चाहे वो क्लिनिकल फील्ड में हो, या टीचर हो, या पेशेंट हो, या फिर कुछ भी हो, स्टूडेंट हो, उसकी हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी में अंदर स्टडी की जाती है, और वो सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी होता है। इट ऑल्सो स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड एंड प्लांट लाइफ। इसमें हम ना कि ह्यूमन, बल्कि हमने लिविंग क्रिएचर की बात करी है, तो हम प्लांट की स्टडी भी कर सकते हैं, बर्ड, इंसेक्ट, एनिमल, किसी की भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अब आगे ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं।